क्लास रिकॉर्ड हो रही है क्या? हाँ, रिकॉर्ड करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? सर नेट खत्म होने वाला। हमेशा ही अगर बेचारे क्लास शुरू नहीं होती नेट पहले खत्म हो जाया करते हैं। चलो ठीक है। हाँ, देखा ध्यान से, मैंने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में बात करेंगे। बहुत ध्यान सुंदर, चूंकि 2 टर्न हम ले चुके हैं इसलिए इसको अगले 15 to 20 मिनट में हम एक बार रफली पूरा एक बार रिवाइज कर देंगे। सबसे पहले जो आपको चीज़ बताई जाती है वो बताई जाती है ईच एंड एवरी मेटल कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं ये भी बताया जाता है। एक्चुअली मेटेलिक आयंस के जो आपके मेटेलिक एटम्स के जो आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज आर लूजली बाउंड विद द एटम। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी जो थर्मल एजिटेशंस या थर्मल एनर्जी इन्हें मिलती है वो सफिशिएंट होती है। कितनी सफिशिएंट होती है कि अपने एटम को छोड़कर बाहर आ जाए, यानी नॉर्मल हमने कहा रूम टेम्परेचर पर किसी भी मेटल में ए लार्ज नंबर ऑफ कैटायंस यानी कि पॉजिटिव मेटेलिक आयंस एज वेल एज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, नंबर 1। दूसरा मैंने कहा था जब आपके पास किसी भी मेटल में, सबसे पहला जो मैंने आपसे फैक्ट लिया वो क्या रहा, फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल। किसी भी आपके मेटल में तमाम सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। दूसरी बात आपसे कहा जाता है ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअस करते हैं रैंडम मोशन इनसाइड मेटेलिक सरफेस। तो इनसाइड मैं लिख देता हूं मेटल सरफेस, ये बराबर आपकी जो मेटल सरफेस है इसके अंदर ही अंदर रैंडम मोशन करते रहते हैं। एक इसका इस्तेमाल हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं व्हेन अ प्रॉपर डायरेक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड और अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर, then these electrons experience an electric force and accelerate in a particular direction। और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एस्टेब्लिश होता है दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट इन द चैप्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो वो आप पढ़ चुके थे। तीसरी बात मैंने कहा था इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इनके पास है बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट। और काइनेटिक एनर्जी किस बात के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो वो हमने बताया था सफिशिएंट टू क्रॉस द मेटेलिक बैरियर, या हम कहते हैं सरफेस बैरियर ऑफ मेटल। अगर हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा ये सरफेस बैरियर ऑफ मेटल को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, अंदर अंदर आएंगे लेकिन बाहर नहीं आ सकते। फिर अगर आपको इन्हें बाहर लाना है तो बाय एनी मींस यू हैव टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोगों ने लास्ट टर्न में 3-4 तरीके ऐसे डिस्कस किए थे जिनसे इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल हो। बट नाउ ऑन दिस टर्म माय फोकस इज ऑन जस्ट द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज का मेरा टारगेट क्या रहेगा, केवल और केवल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एमिशन। ये वीडियो का वो देख लेना पूरा प्रॉपर आ रहा है। जब आप जब आप इस पे आते हैं, मैंने कहा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे, तो ये क्या कहेगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आपसे कहता है व्हेन द लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट और मेड टू फॉल ऑन ए मेटल सरफेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। तो इन काइनेटिक जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और यहाँ से आपका एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये स्टार्ट हो जाता है। फर्दर मैंने कहा था अगर हम एक अरेंजमेंट लेंगे, वो अरेंजमेंट आगे शो करूंगा इन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने के लिए और इनको किसी सर्किट में फ्लो करने के लिए, देन दैट करंट विल बी नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये हमें यहाँ तक कहानी याद थी। जब हम जाते हैं तो इसका मतलब मैंने कहा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अगर आप देखेंगे तो इन शॉर्ट क्या है, ये एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल, ये फिनोमेना है। लेकिन काय की वजह से ड्यू टू द इंक्रीज इन देयर के, उनकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होने की वजह से। और काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज की है, तो ये मैंने कहा है बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और सबसे खास बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कोई भी ऐरे गहरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी कौन से, तो आपसे कहा जाएगा सूटेबल फ्रीक्वेंसी। और बाद में इसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी के लिए हम बात करेंगे कौन सी फ्रीक्वेंसी सूटेबल होगी और कौन सी नहीं। तो पहले डेफिनेशन जो आपको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की समझ में आती है वो क्या है,
It is the emission of electrons from a metal surface due to the increase in their kinetic energy. And how the kinetic energy is increased? So the mode to increase the kinetic energy. बगल में बेटा एक आध कोई एडमिट होता है उसको देख लो. Increase how the K is increased. So K is increased by means of the electromagnetic radiations or light of the suitable frequency. ये मैंने कहा ये इसका तरीका है. अब अगली बात पर बढ़ते हैं. जब ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हमें समझ में आता है. तो इस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए हम 4 लॉज देते हैं. जो 4 लॉज देते हैं मैं उन लॉज को इन शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखता हूँ. उन 4 लॉज में से जो सबसे पहला लॉ था वो फर्स्ट लॉ आपसे कहता है कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, मैं इन शॉर्ट इसको लिख रहा हूँ PEE, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. ये आपसे कहेगा इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब मैंने कहा था देयर इज नो टाइम डिले बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ रेडिएशंस एंड द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऐसा नहीं होगा कि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ जाए, उसके बाद कुछ टाइम लगे और उसके बाद आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज हो. इनके बीच में कोई टाइम डिले, कोई टाइम लैग नहीं होता. इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है. बाद में बताएंगे. द टाइम डिले इन बिटवीन द टू इज 10 raised to power -9 seconds. 10 raised to power -9 seconds का मतलब हम लिखते हैं डेल्टा T इज इक्वल्स टू 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने सेकंड का आपका टाइम इंटरवल है. तो मुझे नहीं लग रहा कि आप में से कोई इतना दिव्य दृष्टि प्राप्त है कि वो इस टाइम इंटरवल को जज करने में सक्षम हो जाएगा. दैट्स व्हाई इन प्रैक्टिकल आई हैव सेड देयर इज नो टाइम डिले, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन the incidence of radiation and emission of electrons, emission of photoelectrons. Now the second thing, दूसरी चीज आपकी आती है कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके एमिट होते हैं. तो आपसे कहा जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ध्यान रखना फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड. जो भी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड एमिट हो रहे हैं या आप कह सकते हैं जो भी आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट आ रही है, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट होती है directly proportional to the intensity of light. ये सीधी सीधी किस पर डिपेंड करती है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट की. मतलब ये निकला जितनी ज्यादा आप इंटेंस लाइट डालेंगे, जितनी ज्यादा तेज लाइट डालेंगे, दैट मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड विल एमिट, या उतनी ही बेहतर आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपके सर्किट में नजर आएगी. तो अब तीसरे लॉ पे बात करते हैं, फिर उसके बाद पूछूंगा. इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताना. तीसरा नंबर था ये जो इलेक्ट्रॉन निकले भैया, तुरंत निकले, कितने निकले ये बता दिया, कितनी स्पीड से निकले, धीरे धीरे निकले कि जोर से निकले. तो अगला आता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये आपसे बताता है मैक्सिमम KE ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये जिस चीज पर डिपेंड करती है वो है आपका न्यू, लिख देता हूं क्योंकि इससे सब परिचित है. न्यू ऑफ EM वेव्स या EMW, ये वर्ड आपने 11th केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है. EMW इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. यानी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन धीरे से निकलेगा या दम लगा के भाग जाएगा. इन सिंपल वर्ड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रॉन विल डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस. और जब फ्रीक्वेंसी पे आपकी डिपेंड करेगी, सो आप फोर्थ लॉ इज देयर जो हमने यहाँ कहा था रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी पर ही केवल पॉसिबल होगा. तो सूटेबल फ्रीक्वेंसी को ये आपका एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये बताता है कि देयर इज अ डेफिनेट में देयर इज, चलो छोड़ो देयर छोड़ो, मैं आपसे बताता हूं. देयर इज अ डेफिनेट मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करना चाह रहे हैं तो एक डेफिनेट मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी रेडिएशंस की. डेफिनेट मिनिमम का मतलब यह है, ध्यान से देखना, इस फ्रीक्वेंसी से नीचे मैं लिख देता हूं बिलो विच नो PEE, यानी जिससे नीचे की फ्रीक्वेंसीज पर आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं, ये घटना संभव ही नहीं होगी. तो इसलिए ये वर्ड समझ में आता है सूटेबल फ्रीक्वेंसी, यानी उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी हमें सूटेबल होंगी, उससे जो बिलो होंगी, उससे जो कम होंगी वो हमें सूट
नहीं करेंगी क्योंकि आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं। अब एक लास्ट सवाल था, क्या है इस फ्रीक्वेंसी को हम किसी नाम से पुकारते भी हैं? तो कोई बताएगा यार हम इसको किस नाम से बुलाते थे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आपका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसको हम बुलाते थे, और ये मैंने क्या लिख दिया, इसको कहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक। ये हो गया थ्रेशोल्ड और फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब आपको मोटे तौर पर अगर हम यहाँ तक आए तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का एक रफ आइडिया समझ में आ गया, और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के 4 लॉज इन शॉर्ट आपको समझ में आते हुए जाते हैं दोबारा से। अब इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लॉज को जो हमने जिस एक्सपेरिमेंट से कल डिस्कस किया था, वो एक्सपेरिमेंट आपका था लेनॉर्ड्स एक्सपेरिमेंट। सो आई एम जस्ट रिपीटिंग द लेनॉर्ड्स एक्सपेरिमेंट विद अ हाई स्पीड लेक्चर। तेजी से हम इसको एक बार डिस्कस कर देते हैं, कहीं कोई डाउट रहा हो तो वो बेचारा रिमूव हो जाए। और वो जो आपका था लेनॉर्ड्स एक्सपेरिमेंट, बहुत अच्छा फिगर नहीं बनाते, सिंपल सा एक सादा फिगर रफली बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये आपसे फिगर कहता है, आप लेते हैं एक कांच का डिस्चार्ज ट्यूब लाइन, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब, इसमें आप रखते हैं क्वार्ट्ज की विंडो। कौन सी विंडो है? मैंने कहा ये विंडो होगी क्वार्ट्ज विंडो। कोई पूछेगा क्वार्ट्ज विंडो क्यों, तो इसका रीजन बता देता हूं। जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज है, दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय ऑर्डिनरी ग्लास। कभी कोई आपसे पूछे लेनॉर्ड ने क्वार्ट्ज की विंडो क्यों ली थी यहाँ पर, तो इस क्वार्ट्ज विंडो का रीजन ये है कि ये जो आपने सिंपल ग्लास लिया, ये क्या करेगा, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर जाएगा, नीचे आएंगी नहीं। इसलिए मैंने कहा कैसा रखें, क्वार्ट्ज की विंडो रखें। इस विंडो के यहाँ सामने हम कहीं रखते हैं एक प्लेट जो एमिटर होती है, ये कहलाती है कैथोड, और यही होती है एमिटर। एमिटर का मतलब समझ में आ रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन एमिट करेगी। नाउ अनदर प्लेट इज फिक्स्ड एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट व्हिच इज नोन एज द एनोड, पॉजिटिव होती है, या फिर इस प्लेट को हम कहते हैं कलेक्टर। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, कलेक्टर आपको दिखेगा। कलेक्टर मतलब समझ में आ रहा होगा, विच इज कलेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम दिस। इन दोनों को हम अटैच करते हैं एक पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल की बैटरी से। बीच में आप ध्यान देखना कुछ चीज़ें और लगी होती हैं, मिली एम्पियर और एमीटर सरीखी, तो अभी उनके हम डिटेल्स पर नहीं जा रहे हैं। अभी मैंने एक सिंपल सा लिया, चलो उल्टा कर दिया, ये मान के चले ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अभी सिंपली हम नीचे के सर्किट पढ़ने जा रहे हैं, आपके इसकी चर्चा करेंगे। क्या होगा ध्यान से देखना, जैसे ही आप इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करेंगे, एक साइड आपने रखा है नेगेटिव प्लेट यानी कैथोड, और आपको बहुत अच्छे से मालूम है नेगेटिव चार्ज किसे कहते हैं, वेयर ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिपॉजिटेड। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का कंसेप्ट तो नहीं भूल गए। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता था एक्सेसिव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर डिपॉजिटेड। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता था डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या कम है। आओ हम इस बारे में बात करते हैं। कैथोड को एमीटर हमने इसीलिए लिया है बिकॉज ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल हियर। इट इज हाईली नेगेटिवली चार्ज बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो अब जो हम बात कर रहे थे, यहां पर आप मजे से डालें अल्ट्रावायलेट रेज, और इनका नाम मैं लिख देता हूं। कौन सी रे आपने यहां से ली, या आपने ली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ने, इनको आने दें। जब आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को आने देंगे तो आप देखेंगे इस जगह से, यहाँ से इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो अलग अलग स्पीड से, अलग अलग फोर्स से निकलेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ध्यान देखना यहीं ड्रॉप हो जाएंगे, कुछ आपके यहाँ तक पहुँचेंगे, कुछ यहाँ तक पहुँचेंगे, कुछ दमदार होंगे यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, एक आध ऐसा होगा फुल स्पीड वाला जो संघर्ष करता हुआ प्लेट ए तक भी पहुँच जाएगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आ रहे हैं किसी आदमी को, तो मैं उनको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। आ रहे हैं सबको नजर, हाँ या ना बताएं। चारों इलेक्ट्रॉन जो फिगर ये बता रहा है, यहाँ से निकलने वाले कुछ इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे वो ट्रेवल करते करते हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से यहाँ तक पहुंचे, जबकि कुछ बेचारे यहीं टपक गए। जब हम इन चारों पांचों इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे तो हम अब बात करेंगे ग्राफिकली।
सबसे पहले ध्यान देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पहला एक्सपेरिमेंट होता है वो आता है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। सबसे पहले हम देखेंगे पोटेंशियल चेंज करने का इस पूरे कार्यक्रम पर क्या असर पड़ेगा, एंड आई विल एक्सप्लेन इट ग्राफिकली। अब मैं इसको सीधा ग्राफिकल एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ध्यान से देखें। मैं यहाँ पर पोटेंशियल से अप्लाई करूंगा और इन पोटेंशियल के अगेंस्ट यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको तो मैं बीच में घुस के गिनूंगा नहीं, मैं जाके ट्यूब में बैठ जाऊं और गिनता रहूं। तो मैं क्या करूंगा, किनारे खड़े होकर इस एम्पियर की, इस एमीटर की रीडिंग पढ़ूंगा कि आखिरकार यहाँ पर कितनी करंट आ रही और उसके अकॉर्डिंग मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया लगता जाएगा। तो अब मुझे बताएं क्या इतना सेटअप आपको समझ में आता है या नहीं? सभी को याद आ जाता है इतना सेटअप? ठीक है, तो मैं फुर्ती से रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखें। सबसे पहले मैंने क्या किया है, इस प्लेट को मैं यहाँ रखता हूँ। अभी मैं यहाँ पर कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रहा, यानी मेरा वोल्टेज, ये मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा वोल्टेज कितना है, 0। देखें ध्यान से, वोल्टेज 0। जब आपका वोल्टेज 0 है, कोई वोल्टेज आप अप्लाई नहीं कर रहे, तब क्या हो रहा है, टुक 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 टुक। इसका मतलब एक आध इलेक्ट्रॉन ऐसा भी है जो इतने लंबे डिस्टेंस को पार करता है एंड इट कैन रीच टू द प्लेट ए, ये प्लेट ए तक पहुंच जाता है। और अगर ये प्लेट ए तक पहुंचेगा तो सर्किट में फ्लो होगा, क्योंकि अट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से आगे चलेगा। तो ध्यान देखना, इसका मतलब क्या होगा, कुछ छोटी सी करंट यहाँ पर फ्लो होगी। अब आप एक काम करें, आप इस पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करें 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पॉजिटिव पोटेंशियल अगर आप इंक्रीज करेंगे तो मुझे बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं 2 बार बताऊंगा। जब आप यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल लगाना शुरू करेंगे तो आपके यहाँ जो वाले इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे मतलब फिजिक्स की भाषा में कहा जाए, उन पर फोर्स अप्लाई होगा, वो एक्सेलरेट होंगे, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव पोटेंशियल लगाते जाएंगे, जैसे आपने हल्का सा पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया, इलेक्ट्रॉन्स हल्का सा एक्सेलरेट होंगे, नतीजा क्या आएगा, जो यहाँ गिर रहा था वो यहाँ गिरने लगेगा, जो यहाँ गिर रहा था वो और आगे गिरेगा, जो और आगे गिर रहा था वो और आगे गिरेगा, लेकिन जो सबसे आगे गिर रहा था वो प्लेट पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब आपने हल्का सा पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया, कुछ थोड़े से इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल नज़दीक में ही गिर रहे थे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो ज़्यादा पास आ जाएंगे। और जितना आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इंक्रीज होते जाएंगे। इसका मतलब ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द प्लेट ए, आप देखेंगे द करंट इंक्रीजेज। बट मैंने कहा था ये हमेशा नहीं चलता रहेगा। जब यहाँ से एमिट होने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स आप अट्रैक्ट कर ले जाएंगे, सारी अट्रैक्ट होने लगे बढ़ाते बढ़ाते, तो फिर आप देखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट हो जाएंगे। 100 निकल रहे थे, 10 अट्रैक्ट हुए, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100। इसके बाद 100 के बाद अब नए तो निकल नहीं रहे, वही 100 की स्पीड है। तो आप देखना ध्यान से, यहाँ से आपकी करंट हो जाएगी एक कांस्टेंट मैक्सिमम वैल्यू, और ये जो कांस्टेंट मैक्सिमम वैल्यू की करंट होती है ये कहलाती है सैचुरेटेड करंट। तो ये आपको समझ में आता है। ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए और एनोड, more and more number of electrons start attracting towards the plate A, but when all the electrons emitted by cathode per second, when all the electrons emitted by cathode per second reach to the plate A, then the current acquires a definite maximum value which is called saturated current. Now reverse the experiment. हमने ये इतना बढ़ा दिया था, वापस हम अपना पोटेंशियल कम करेंगे। पोटेंशियल कम करोगे, इलेक्ट्रॉन फिर छूटना स्टार्ट हो जाएंगे, जो एक्सेलरेट हो रहे थे वो नहीं होंगे। आप पोटेंशियल कम करते आएंगे, धीरे 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 आप वापस यहाँ आ सकते हैं। 0 पोटेंशियल जब आपके पास है, गिने चुने 2-4 आ रहे थे, आप फिर वहीं आ जाएंगे। नाउ वन मोर थिंग, कैन दिस करंट बी स्टॉप्ड? ऑफ कोर्स। जैसे हम अट्रैक्ट करके आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या करंट बढ़ा रहे थे, वैसे ही आप रिपेल करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या करंट कम कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? अट्रैक्ट कर रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या करंट बढ़ेगी, रिपेल कर दोगे तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या करंट उसी हिसाब से कम हो जाएगी। तो एक काम करो, रिपेल करने के लिए इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, उसको रिपेल करने के लिए आई विल अप्लाई अ नेगेटिव पोटेंशियल ऑन दिस प्लेट। बैटरी को रिवर्स किया जाता है, यहाँ भी मैं ऐसा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन उससे क्या होगा ध्यान देखना, अब ये करंट कम होने लगेगी। रिपेल होते होते आप देखेंगे एक कंडीशन ऐसी आएगी
व्हेन द करंट बिकम्स जीरो, जब आपकी करंट कम होती होती कितनी हो गई, जीरो हो गई। और ये जिस जगह जीरो हो जाती है वो कहलाता है कट ऑफ पोटेंशियल, या अनदर नेम इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। सही जवाब। अब लास्ट कहानी, किसी ने पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल से हमें क्या पता चलता है, तो मैंने कहा स्टॉपिंग पोटेंशियल से ये पता चलता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके यहाँ तक घुसे चले आ रहे थे, हमने उनको रिपेल करके रोक दिया। अब इस भाषा को हम फिजिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैं कहूँगा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कमिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आ रहे हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं क्या करूँगा, बाई वर्क डन बाई रिपल्सिव फोर्स, जो रिपल्सिव फोर्स से वर्क डन है उसमें खर्च करा दूंगा, अपने आप टपक जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, जब आप कट ऑफ की कंडीशन में है तो ये बताता है कि मैक्सिमम के ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये काय में यूज हो जाती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, बॉल ऊपर फेंको, आपकी काइनेटिक एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स में खर्च होती जाती है। जब आपकी काइनेटिक एनर्जी पूरी खर्च हो जाएगी, आपकी बॉल वहीं स्टॉप हो जाएगी और उसके बाद बेचारी लौट आती है। इस पॉइंट पर आप देखेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये काय में खर्च हो जाती है वर्क डन अगेंस्ट REP लिख दिया, रिपल्शन। समझ में आ गया। अब आदमी ने कहा इसका मतलब, मैंने कहा इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जब जरूरत पड़ेगी हाफ mv² रख लेंगे, सब पढ़े लिखे लोग हैं तो उसको रखने की जरूरत नहीं है। वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द पोटेंशियल, ये याद होना चाहिए क्योंकि भैया आप 10th से इस फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। वर्क डन होता है QV, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E, और इस समय जो पोटेंशियल है वो है V0। तो ये बहुत खास बात निकल आती है। तो क्या इतनी कहानी समझ में आती है, हाँ ना बताएं। और कोई डाउट रह गया हो तो फुर्ती से पूछ लें। फिर भी बोले, कोई शंका तो नहीं किसी को? नो सर। क्योंकि हमने कल भी रिपीट किया था। अब मैं इसके ग्राफ्स एक बार फिर दिखाता हूँ, ध्यान से देखें, इसलिए मैंने लॉज यहाँ बने रहने दिए हैं और मैं इसको दिखाता जाऊंगा। जब इस पोटेंशियल का इफेक्ट उसने देख लिया, ये उसने एक बार एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, अलग अलग पोटेंशियल्स पे पोटेंशियल बढ़ाओगे करंट सैचुरेट हो जाएगी, सारे इलेक्ट्रॉन दिखा देगी। ये बता रही है सारे इलेक्ट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग करंट है, अगर आप कम करोगे तो कहीं ना कहीं रोक भी सकते हो। बता देता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है। इस ग्राफ से देखो ध्यान से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी आइडिया लग जाता है, कितने आ रहे हैं। बोले भैया ज़्यादा करंट आ रही है मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेट भी कर सकते हो। और ये भी बता देता है स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ है, मतलब एनर्जी इतनी है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा करना पड़ा, मतलब बहुत तेज़ इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, रोकने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ा। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल यहीं ख़त्म हो गया तो मतलब इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे आ रहे थे, जरा सा पोटेंशियल लगाते ही बीच में रह गए। अब उसने इस बात को अगली बार जिस महान बात पे लिया वो थी, आप ध्यान देखना, इंटेंसिटी। बस यही ग्राफ आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इंटेंसिटी का ग्राफ बनाते ही इस ग्राफ में एक महान चीज़ निकली, और वो चीज़ ये निकली, वो देखो ध्यान से। ये उसने एक बार एक्सपेरिमेंट किया। अब चूंकि आपके पास एक ग्राफ मौजूद है, मैं डायरेक्ट बनाता हूँ। क्या एक्सपेरिमेंट में उसे मिला, यही मिलेगा भाई, यही मिलना चाहिए था। एक बार उसने एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब उसने क्या किया, जो आपकी अल्ट्रावायलेट लाइट थी उस लैंप की इंटेंसिटी बढ़ाई, तेज लाइट का लैंप लगाया। इंटेंसिटी मतलब और तेज लाइट का लैंप लगाया। जैसे घर में आपके एलईडी है, 6 वॉट, 9 वॉट, 12 वॉट, 20 वॉट की एलईडी आती है, और बहुत अच्छे से मालूम है क्या होता जाता है, लाइट की इंटेंसिटी तेज लाइट होती जाती है। ऐसे ही मैंने कहा वो क्या करेगा, और हैवी इंटेंसिटी का लगाएगा। और हैवी इंटेंसिटी का जब लगाया तो उसे एक मजेदार बात नजर आई। उसे नजर आया ये ग्राफ ऐसा हो गया। और ये ग्राफ ऐसा होना क्या बताता है, ध्यान देखें, ये बताता है ये IP1 और ये IP2, ये इंटेंसिटी नंबर 1, ये इंटेंसिटी नंबर 2, और मैंने कहा इंटेंसिटी सेकेंड इज ग्रेटर देन 1। इस ग्राफ में सब कुछ लिखा है, ध्यान से देखें, बस केवल ध्यान से देखने की ज़रूरत है।
ये बताता है, बहुत ध्यान से देखो, कि अगर आप यू आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर आप लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो आपकी सैचुरेशन करंट बढ़ जाती है। और मैंने कहा था करंट क्या बताती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये खूब मालूम है, आई बराबर होता है एन ई अपॉन टी। ये फॉर्मूला करंट इलेक्ट्रिसिटी में हर आदमी पढ़ चुका है, जो मैंने कहा यहाँ एक बार रफ में लिख देता हूँ। आई बराबर तो याद है क्यू बाई टी यानी एन ई अपॉन टी होती है। आई क्या बता रहा होता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पास हो रहे हैं, यानी जितने निकल रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से देखो, सैचुरेशन करंट बढ़ने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, क्या बढ़ाने पर, इंटेंसिटी बढ़ाने पर। एंड इट वाज द सेकंड लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड या फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसके प्रोपोर्शनेट होती है, इंटेंसिटी की। सो इट इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। अच्छा, किसी ने कहा ठीक है इंटेंसिटी से भाई साहब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, एनर्जी पे कोई खतरा तो नहीं आएगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ध्यान देखें इन बोथ द केसेस द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम। इंटेंसिटी बढ़ाने पर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। और अगर आप बोर्ड पे निगाह मारें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल काय का मेजरमेंट था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, ई तो कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी दोनों केस में सेम है। यानी तुम इंटेंसिटी बढ़ाते रहो, खूब बढ़ा लो, काइनेटिक एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब लॉ की बात करने के बजाय एक्सपेरिमेंट के में चलते हैं। तो लेनॉर्ड ने खोपड़ी खुजाई, बोले यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ा लिए, एनर्जी कैसे बढ़ाऊंगा, एनर्जी कहाँ से बढ़ेगी। कोई बात नहीं, अगली बार उसने इस एक्सपेरिमेंट को और आगे कंटिन्यू किया, और अगली बार उसने कंटिन्यू किया फॉर और फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी के लिए कंटिन्यू हुआ तो फिर यही ग्राफ, एक्सपेरिमेंट तो वही रहेगा ना, रिपीट करेंगे। उसने क्या किया, पहले एक्सपेरिमेंट किया मजे से, वही पुराना। कौन सा एक्सपेरिमेंट, जो यहाँ बता रहा था, पोटेंशियल पॉजिटिव बढ़ाते जाओ, करंट मैक्सिमम ले लो, फिर कम करना, जीरो कर लो, तो ये उसने कर लिया। ठीक है ना, ये दोबारा दिखा देता हूँ, ये V पॉजिटिव और ये V नेगेटिव, वैसे दो बार बना चुके हैं तो दिख ही रहा होगा कहाँ क्या है। फिर से वही एक्सपेरिमेंट उसने लिया, वोल्टेज आप ध्यान देखना, चलो थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो तो रफ बना रहे हैं इसलिए, जैसे कायदे से हम कहते कैसा जाना चाहिए था ऐसा करें, ठीक है, और थोड़ा सा इधर आना चाहिए था। जब आप जाएंगे तो मैंने ग्राफ तो वही है, चलो रफ में समझ में आ रहा होगा, तो अपन उसी बात कर रहे हैं। क्या हुआ, जैसे जैसे आप पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट बढ़ेगी, एक जगह जाके कैसी हो जाएगी, ये सैचुरेट हो जाएगी। नेगेटिव पोटेंशियल लगाओगे, कहीं ना कहीं आपको एक V नॉट मिलेगा। अब एक्सपेरिमेंट वही है, तीसरी बार कर रहा है। पहली बार नॉर्मल किया, अगली बार इंटेंसिटी बदल के एक बार रिपीट करके चेक किए, और एक बार उसने क्या किया, अगली बार ध्यान देखना, इसके बाद उसने इसी एक्सपेरिमेंट को फ्रीक्वेंसी चेंज करके किया। फ्रीक्वेंसी वाला मैं और दूसरे पेन से दिखाता हूँ। फ्रीक्वेंसी वाला जब किया, ध्यान देखना, एक मजेदार बात नजर आई। बताओ क्या चेंज हुआ, ध्यान जा रहा है, आप देखें ध्यान से, आपका V नॉट चेंज हो गया, यानी V नॉट 1 और ये V नॉट 2। जबकि आप ध्यान से देखें, आपकी सैचुरेटेड करंट दोनों केस में एक ही रह गई। तो फिर इसका क्या मीनिंग निकला, इसका मीनिंग ये आ रहा है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, तो पहली बात ध्यान से देखें, मैं पहले यहाँ दिखाता हूँ। अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी नंबर फर्स्ट, ये फ्रीक्वेंसी नंबर सेकंड, तो आपको दिखेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाज अ मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इस फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर आपकी काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है। जैसे ये आपका ν1, ये आपका ν2, दो फ्रीक्वेंसीज में मैंने खींचा है, जबकि आपका ν2 है ग्रेटर देन ν1। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, यानी एनर्जी बढ़ गई। क्या आप देखें, ये थर्ड लॉ है, हाँ, ये कहता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन काय पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव्स पे। ये कंफर्म हो गया। एक चीज और चेक कर ली उसने, क्रॉस चेक। बोले अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि एनर्जी के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चेंज हो जाते हो, तो पता चला नहीं होते। इंटेंसिटी का इफेक्ट
केवल और केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे आता है, एनर्जी पर नहीं। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट एनर्जी पर आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या करंट पर नहीं, क्योंकि सैचुरेटेड करंट दोनों बार एक ही रहती है। अब एक लास्ट चीज, और लास्ट चीज जो उसने देखी, जिस चौथे लॉ के लिए मैं जाऊंगा तो ये शायद बी सी, ये नंबर हो जाएगा डी। ये आपको लॉ समझ में आ गया। अब आप कहते हैं डेफिनेट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उसे ये समझ में आया फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी कहीं ना कहीं चेंज होती है, ये तो समझ में आ रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। उसने कहा जरा देखूं कितना बढ़ रहा है। अब मैं इस एक्सपेरिमेंट को 4, 6, 8 बार रिपीट करूंगा, हर बार अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए, ν1, ν2, ν3, ν4, ν10, हर बार उनके लिए V01, V02, V06, V08 और V010 ऐसी तमाम सारी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यूज नोट करूंगा। एंड देन आई विल ड्रॉ ग्राफ फॉर द न्यू मतलब समझ में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एंड V0। और V0 जो आपको मालूम है इनडायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी बता रहा है, जो V0 क्या है, E/E, तो V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी है, तो V0 ही आपको काइनेटिक एनर्जी का इंडिकेशन दे देगा। जैसे ही उसने ये ग्राफ बनाया तो एक मजेदार बात सामने आई, और जो मजेदार बात सामने आई वो ये थी, जब उसने वैल्यूज प्लॉट की तो ये ग्राफ इस टाइप से बना। इस ग्राफ को इस टाइप से बनने में पहली बात देखें, इट इज एन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। जो ग्राफ बता रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल और द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो ये तो लगभग उसने तीसरे में भी बता दिया था, ठीक है, डिपेंड करता है। अब उसने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलो V0 प्रोपोर्शनेट होता है फ्रीक्वेंसी के, लेकिन उसकी एक खास बात पे निगाह गई। उसकी निगाह गई ये जो ग्राफ स्टार्ट होता है ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। द ग्राफ इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ये बताता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी जीरो से नहीं चल सकती, आपकी फ्रीक्वेंसी की एक सर्टेन वैल्यू है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का सारा कार्यक्रम फ्रीक्वेंसी की इस वैल्यू के बाद ही होगा, इस वैल्यू के पहले कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो डेफिनेट मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है इतनी तो चाहिए ही, इसी के बाद आपके वैल्यूज आएंगी, ग्राफ प्लॉट होंगे, या मैंने कहा एक्सपेरिमेंट चलेगा। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी किस नाम से जानी गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आप फुर्ती से देखें क्या हर आदमी को सारी कहानी क्लियर है, हाँ या ना, बोले फुर्ती से। यस सर। बोले वाल को नहीं आ रहा समझ में, दिव्या चले बढ़िया, यस सर, एक तो आ गया, और 2-4 यस सर बता दो फुर्ती से। यस सर, आ गया। चले नेहा समझ में आ गया। सर स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ एक बार फिर से बता स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी वाला है लास्ट वाला, ठीक है, मैं अभी याद बताता हूँ, एक सेकंड ध्यान से देखें। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ये था कि इसने क्या कहा, ये तो समझ में आ रहा है कि जब आप इस फ्रीक्वेंसी बदलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल जाता है, ये तो समझ में आ रहा था। अब इस एक्सपेरिमेंट को 2 बार नहीं 50 बार करें। 50 बार मतलब फ्रीक्वेंसी की अलग अलग वैल्यू, फ्रीक्वेंसी जैसे हमने यहाँ ν1 ν2 ली थी, मैं मैथमेटिकल दिखाता हूँ। फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 30, 40, 50, 60, 10 बार हमने एक्सपेरिमेंट किया। इसी के अकॉर्डिंग हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल नापे, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, सबके अलग अलग आएंगे। अब उनको आपने एक अलग से ग्राफ पे प्लॉट किया। जैसे आपने प्लॉट किया, मान चलें 10 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग जो आपका वोल्टेज है स्टॉपिंग पोटेंशियल वो 5 वोल्ट था, 20 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग कुछ और 10 वोल्ट था, 30 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग कुछ और था। लाल लाइनें नया समझ में आ रही हैं? यस सर। आ रही ना? क्या किया उसने, एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज लगाई, नोट किया, अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल नोट किए। जैसे उन्होंने कहा 10 हर्ट्ज पे इतना, 20 हर्ट्ज पे इतना, 30 हर्ट्ज पे इतना, तो उसे क्या हुए, ये पॉइंट्स मिलते चले गए। ग्राफ बनाने का तरीका मालूम है, पॉइंट्स। जब उसने ये ग्राफ पूरा किया तो उसे एक मजेदार बात मिली। अब समझ में आया क्या मिली, कि ये ग्राफ ओरिजिन पे नहीं आ रहा, यानी ये ग्राफ ध्यान से देखें, सपोज करें ये फ्रीक्वेंसी है 5, आप देखो ग्राफ 5 पे एंड हो जाता है, 4, 3, 2, 1, ये सब खाली छूट जाती हैं, मतलब इन फ्रीक्वेंसीज पर कुछ होना ही नहीं है।
और इस बात को एक्सपेरिमेंटल उसने करके भी देख लिया, उसने इससे कम लगाई, कुछ नहीं हुआ, तो उसे क्या समझ में सर आया? ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम वाली फ्रीक्वेंसीज हैं। हाँ, थ्रेशोल्ड से कम पे, थ्रेशोल्ड से कम पे लगाओगे तो चाहे ग्राफ से समझ लो मैथमेटिकली और चाहे एक्सपेरिमेंट देख लो, अगर इससे 5 से नीचे लगाओगे, थ्रेशोल्ड से नीचे, कुछ नहीं हुआ, मेटल से इलेक्ट्रॉन ही एमिट नहीं हुए। अब क्यों एमिट नहीं हुए इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान दिला देता हूँ। जैसे आप में कोई पूछेगा सर क्यों नहीं हुए ये भी बताओ, क्योंकि मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, जब मैंने कहा था मेटल से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं तो आपको ध्यान नहीं किया, हमने शुरुआत में इलेक्ट्रॉन एमिशन से पहले एक वर्ड लिया था वर्क फंक्शन। मैंने कहा था हर एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक सर्टेन एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी से कम लाओगे तो कुछ नहीं होगा, दैट इज नोन एज द एक्साइटेशन। लास्ट ईयर आपने एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन दोनों पढ़े हैं। एक्साइटेशन क्या कहलाता है? थोड़ी सी एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट्स में गया, थोड़ी देर रुका, फिर वापस आ गया, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन। एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड, ग्राउंड टू एक्साइटेड। लेकिन आयोनाइजेशन क्या होता है? इस लिमिट से ज्यादा दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो यही देखो ध्यान से, वही केमिस्ट्री का कंसेप्ट यहाँ भी काम करेगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी से ज्यादा चाहिए पड़ेगी, और एनर्जी तो मालूम है, ये भी आप पढ़ चुके हैं, एक्चुअली एनर्जी होती है लाइट की, फोटोन की, E बराबर एच न्यू। यानी तो दिख रहा होगा एक डेफिनेट एनर्जी के लिए कम से कम एक डेफिनेट न्यू भी तो होना चाहिए। तो यही दिक्कत है, एक सर्टेन न्यू से कम कर दोगे, सर्टेन फ्रीक्वेंसी से नीचे, तो एनर्जी कम रह जाएगी, तो आयोनाइजेशन जो हम कह रहे थे वो नहीं होगा, केवल एक्साइटेशन होता रहेगा। क्या आप ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझ में आती है बात? हाँ ना, बताएं। यस सर। सर Yes, वर्क sir. फंक्शन एनर्जी। एक मिनट, पूछो क्या पूछ रहे हैं? सर वर्क फंक्शन एनर्जी। वर्क फंक्शन वो कहलाता था किसी भी उससे मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती थी। आपने शायद फर्स्ट संडे वाला अटेंड नहीं किया या उसका वीडियो नहीं देखा, फर्स्ट संडे का देखिएगा, उसमें थर्मियोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, ये सारी चीज़ें मैंने समझाई हैं, और साथ में वर्क फंक्शन, उस लेक्चर को देख लेना अगर वीडियो नहीं देखा हो तो, ठीक है? उसमें छोटी सर उसका छोटी वीडियो नहीं है मेरे पास। है, सर संडे वाली क्लास का वीडियो नहीं आया। है संडे वाली का वीडियो नहीं डाला मैंने, चलो मैं देखूंगा डाला था कि नहीं डाला। संडे को क्लास तो ली थी मैंने, मुझे याद है। चलो कोई दिक्कत सर नहीं, नहीं डाला था। नहीं डाला था तो बना नहीं होगा, ऐसा हो गया होगा, कोई बात नहीं। वर्क फंक्शन बताया मिनिमम एनर्जी है जिससे आपका इलेक्ट्रॉन आप किसी मेटल से निकाल सकते हैं, दैट मिनिमम एनर्जी। लगभग ये कुछ वैसी ही है जैसे केमिस्ट्री में आपकी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, उतनी एनर्जी दोगे तभी इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर आएगा। अब ये जो चर्चा हम कर रहे थे ग्राफिकली, अब मैं इन सारे ग्राफ्स को हटाता हूँ, ये हमने चर्चा कर ली थी। अब मैं बात करूंगा इसकी मैथमेटिकल टर्म्स में, ठीक? एक महान साइंटिस्ट हुआ करता था जिसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन, और आइंस्टीन ने आप देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया था, और इस मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के लिए एल्बर्ट आइंस्टीन को मिला था नोबेल प्राइज। अब हम देखते हैं वो नोबेल प्राइज वाला मामला क्या था। एल्बर्ट आइंस्टीन का अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का कंसेप्ट समझना है तो पहले आपको एक छोटी सी चीज याद करनी पड़ेगी, और जो छोटी चीज याद करनी पड़ेगी, कितना टाइम हुआ वो आपको बताएगा, ध्यान देखना। एक आपने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी है, 40 मिनट होने वाले हैं। ठीक है? यस सर। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आपने जो पढ़ रखी है केमिस्ट्री में, ये क्या बताती है मैं याद दिलाता हूँ। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी बताती है कि जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक W लिख देता हूँ, ठीक है, जल्दी सुनने में आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, और जो पैकेट और बंडल्स ऑफ एनर्जी होते हैं, इसीलिए आपने क्वांटम नंबर पढ़े आगे, जो मैं कह रहा था, पैकेट्स या आप कह सकते हैं बंडल्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आपकी वेव्स ट्रेवल करती हैं। ये पैकेट या बंडल ऑफ एनर्जी आपके लिए कहलाता है फोटोन। जब आप जाएंगे फोटो इज रिलेटेड विद द लाइट, और ऑन, फोटोन समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एटसेट्रा, इसका मतलब था सम सॉर्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल। तो एक्चुअली अगर कहा जाए, थ्योरेटिकली मीनिंग इसका निकाला जाए तो जो पार्टिकल ऑफ लाइट है वो क्या कहलाता है? वो आपके लिए कहलाता है फोटोन, और इसी का एक नाम हुआ करता था, अगर आपको याद आएगा, ये नाम था क्वांटा।
क्वांटा का मतलब ये होता है पैकेट या बंडल। तो ये पैकेट या बंडल ऑफ एनर्जी जो निकलता है, इसके लिए एक चीज़ बताता था, वो बताता था किसी भी पैकेट या बंडल की एनर्जी होती है E बराबर एच न्यू, जो अभी मैंने आपको एक मिनट पहले बताया था। एच आप देखेंगे, एच कहलाता है प्लांक्स कांस्टेंट, ये शायद पढ़ा होगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और न्यू आप कहेंगे, न्यू क्या होता है? सो न्यू तो वैसे ही मालूम है यार, फ्रीक्वेंसी इतनी देर से तो बात कर रहे हैं। तो चलें ये देख लें, किसी भी आपके फोटोन की एनर्जी कैसे दी जाती है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, या और अगर आप जाएंगे तो न्यू आपको याद है, ये लिखा जाता है C बाई लेमडा। C याद होगा स्पीड ऑफ लाइट, ये लिखी जाती है HC अपॉन लेमडा। लास्ट ईयर केमिस्ट्री आप कहाँ जाते थे? तो बेटा अगर उनके जाते थे तो उन्होंने इस टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल कराए होंगे बहुत सारे। यस सर। HC बाई लेमडा और इससे रिलेटेड, क्योंकि इसके बाद आपने ध्यान दिया होगा वो एक इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में घुसा हो, सेकंड से थर्ड में आया, तो क्या वेवलेंथ उसकी एमिट होगी और क्या नहीं होगी। आपके एनर्जी ऑफ फोटोन E बराबर एच न्यू और E बराबर HC अपॉन लेमडा पे मैंने कहा आपने केमिस्ट्री में कई न्यूमेरिकल भी किए होंगे। चलें अभी उस पर हम नहीं जा रहे। अभी तो मैंने कहा कि आपको इतनी सी बात याद आ जाती है कि जो मैं कह रहा था, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी द लाइट और फोटो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज गिवन बाय E is equals to h nu, where h is the Planck constant 6.62 into 10⁻34 joule second. E is the nu is the frequency। और अगर आप वेवलेंथ में लिखना चाहें तो ये रहा। अब सवाल था, मैं इसको एक रफ फिगर से दिखाता हूँ, फिर उसी मेथड से दिखाऊंगा। ये एक सिंपल सी बात कहता है, ध्यान से देखो, ये रहा आपका मेटल, यहाँ से आपकी आई लाइट, ये कौन आई? लाइट, और कितनी एनर्जी की आई? एच न्यू। अब बहुत ध्यान से देखो, क्या तुम्हें ध्यान है, मैंने कहा था किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए। मान के चलो किसी मेटल का वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना बोला मैंने? किसी मेटल का वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ध्यान देखना, यहाँ वाली थ्रेशोल्ड वाली कहानी लगेगी। अगर मेटल का वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यहाँ से मैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन डालता हूँ, एमिशन होगा? नो सर। नहीं होगा। मतलब एक मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। अच्छा अभी 5 वोल्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला डाल दो, होगा? सर सरफेस पे हो जाएगा सर। हाँ, सरफेस पे रहेगा इलेक्ट्रॉन। होगा, मतलब ये कंफर्म हुआ, निकल आएगा। अब एक काम करो, तुम 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डालो। कितने कह रहा हूँ? 8 डालोगे तो क्या होगा? यहाँ से 8 आए, यहाँ निकलने के लिए कितने चाहिए थे? 5 इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। अब 3 का क्या करेगा? काइनेटिक सही बोले, एनर्जी। इसको लेके दौड़ लगा जाएगा, बोले और एनर्जी मिली। तो बस ये ध्यान देखो, यहाँ से एनर्जी आती है एच न्यू, ये आपका रहा कोई इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए कुछ लगेगा वर्क फंक्शन 5, दिखने लगा बड़ा सा, कुछ एनर्जी इसमें खर्च होगी, और अगर बच गई तो बची हुई एनर्जी लेकर ये आपका इलेक्ट्रॉन भाग गया, और जो बची हुई एनर्जी लेके भागेगा वो होगी ई के बोले तो काइनेटिक एनर्जी। दैट्स ऑल फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम आइंस्टीन साइड। इतने से एक्सप्लेनेशन के लिए उसे नोबेल प्राइज मिल गया था। अब कुशाग्र सोच रहा होगा इतनी सी बात के लिए मिला था, मुझे नहीं पता चला, नहीं मैं इतनी छोटी मोटी बात तुम्हें ही एक्सप्लेन कर देता। ठीक है, फिर रिपीट कर देता हूँ, मैं अब सिस्टमेटिकली दिखा देता हूँ। व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल, देन some part of this energy is used as work function to emit the electron, and the remaining part converts or transforms into the kinetic energy। क्योंकि ये जवाब आपने ही दिया था, मैंने कहा था क्या होगा, तुम कह रहे थे काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। यानी कुल मिला के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आप ध्यान से देखें, ये कहता है जो आपकी फोटोन की एनर्जी आती है, इसका हम 2 पार्ट में इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा था ना, यहाँ से कितने आ रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें से पहले कुछ पार्ट हम वर्क फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं 5। फिर मैंने पूछा था 3 बच गई, इसका क्या करोगे? तो तुम्हारा जवाब था ये कन्वर्ट हो जाती है। तो देखें क्या आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाता है, हाँ या ना?
द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एच न्यू इज यूज्ड इन 2 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट? पहला पार्ट एज वर्क फंक्शन टू एमिट द इलेक्ट्रॉन एंड द रिमेनिंग पार्ट एज द के ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट हो पूछें? किसी को कोई डाउट? नहीं, नो सर। इतने में होना भी नहीं चाहिए। अब एक छोटी सी मैथमेटिक्स लगाते हैं, ध्यान से देखो। इफ मैंने मान लिया न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट, और न्यू नॉट का मतलब है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैं सपोज कर रहा हूं आपका न्यू मैंने कितना रखा है? न्यू मैंने रखा है न्यू नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर। थ्रेशोल्ड याद है, मैं याद दिला देता हूं। मैंने कहा था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 5 का ही यहाँ से फोटोन आया। तो आप में से किसी ने शायद अनमोल ने कहा था कि बाकी सोच रहे थे, उसने कहा था सिर्फ निकल आएगा सरफेस तक। इसका मतलब चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और 5 ही आए, यानी इलेक्ट्रॉन निकल तो आएगा, मूव नहीं कर पाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। अगर मैं ऐसा मान के चलूं कि आपका न्यू इज इक्वल्स टू कितना है? न्यू 0 यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देन ध्यान से देखना एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू 5 प्लस 0, क्योंकि जितनी एनर्जी आई थी सब इसमें ही खर्च हो गई। 5 आई थी, 5 यहीं खर्च हो गई। काइनेटिक क्या होगी? कुछ नहीं, इसलिए मैंने 0 लिख दिया। या आप कह सकते हैं एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू सिंपली मैंने लिख दिया 5। सही है। और इसलिए चलो इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ताकि किसी को मैथमेटिकल दिक्कत नहीं आए। कोई कहेगा कहाँ से लिख रहे हो सर? तो इसलिए आप जाए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहती है एच न्यू इज इक्वल्स टू होगा एच न्यू नॉट, रेड पेन ये रहा, दिख रहा है? इस 5 की जगह मैंने कितना रख दिया है? मैंने रख दिया है एच न्यू नॉट और प्लस ई के। खत्म कहानी। थोड़ा सा समझदारी दिखाओ तो तुम्हें क्या मिलेगा? एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल्स टू ई के। चाहो तो इस पे बॉक्स बंद कर दो, और अगर तुम्हें अपने ज्ञान पर थोड़ा सा और भरोसा है तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो क्या लिख रहा हूं बताओ? हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। सही कह रहे हो भैया, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो लिखूंगा। तो चाहे मैंने कहा इसको मान लो इक्वेशन, चाहे इसको मान लो, दोनों बातें एक ही, उनमें कोई ज़्यादा फर्क थोड़ा है। ठीक, अब इस इक्वेशन को आप ध्यान देखना। इसी इक्वेशन को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की इक्वेशन, या आइंस्टीन्स इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन within 1 minute I am repeating the same. What does this say? So listen carefully. When a photon of energy h nu or electromagnetic waves or electromagnetic radiations of energy h nu are incident on a metal, then first part of this energy is used as the work function to draw out the electron. Then the remaining part, it is used, it is converts, it is transformed in the kinetic energy of the photoelectron or emitted electron. That's why h nu is equals to, दो पार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट द phi वर्क फंक्शन, सेकंड वन द काइनेटिक एनर्जी। दैट्स ऑल अबाउट द आइंस्टीन्स photoelectric equation. Now mathematically we can say if nu is equals to nu naught, that means the electromagnetic radiations have just the threshold frequency, केवल निकालने वाली। तो केवल निकालने वाली है तो उस समय क्या होगा? न्यू की जगह न्यू नॉट रखें, एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू 5। काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, तो मैंने 0 रख के भी दिखा दिया। यानी आप कह सकते हैं एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू 5, खत्म बात। इस वैल्यू को रख दें, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट, ये दिख रहा है हाथ, एच न्यू नॉट प्लस ई के। दैट्स ऑल। कॉमन लेना हो तो ले लो, नहीं तो मेरी तरफ से यही पड़ा रहने दो। तुम्हें ई के की जगह हाफ एम वी स्क्वायर रखना हो तो रख दो, नहीं तो यही बना रहने दो। दैट्स ऑल अबाउट द आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब एक सवाल आता है, इस बेसिस पे क्या हम इन 4 लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाँ या ना बताएं?
बताओ फुर्ती से, क्या इस इक्वेशन के बेसिस पे ये लॉज आपके समझाए जा सकते हैं? यस सर। हाँ, कैसे समझाए जा सकते हैं मैं बताता हूँ, ध्यान से देखें। सबसे पहला बताता हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ये कह रहा था इंस्टेंटेनियस। एक्चुअली आइंस्टीन क्या मान के चलता है? आइंस्टीन कहता है लाइट इज नॉट वेव। ये आपको ध्यान आएगा, लाइट के लिए हम दो नेचर पढ़ते आए हैं। कुछ थ्योरी मानती हैं कि लाइट वेव होती है, कुछ थ्योरी मानती हैं लाइट पार्टिकल्स होते हैं। अगर आपने पिछले साल केमिस्ट्री ध्यान से पढ़ी हो तो केमिस्ट्री बताती ये थी, पहला रदरफोर्ड मॉडल बताते थे, फिर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह पढ़ाए जाते थे कि लाइट का नेचर वेव के अलावा पार्टिकल भी होता है। तब आप बोर्स मॉडल पर जाते थे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। अब ये मत कहना हम लास्ट ईयर हमने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, इसमें मैं तुम्हारी कोई गलती नहीं मानूंगा। तो वहाँ भी हमें पढ़ते थे। मैंने कहा लाइट हम जनरली क्या मान के चलते हैं? नॉर्मल हम मान के चलते हैं वेव्स। जैसे अगर आप अपनी फिजिक्स के भी चैप्टर देखेंगे तो फिजिक्स में आपकी ऑप्टिक्स सेकंड बुक में दो पार्ट में, एक कहता है वेव ऑप्टिक्स, एक कहता है रे ऑप्टिक्स। कोई मान के चलेगा वेव है, कोई मान के चलेगा रे है, पार्टिकल्स हैं, अपने अपने कंसेप्ट। बाद में दोनों को एग्री कराएंगे भैया डुअल है, डुअल नेचर कहलाता है। आए मैं बताता हूँ आइंस्टीन क्या मान के चल रहा है। आइंस्टीन मान के चल रहा है फोटोन यानी पार्टिकल, यानी इसमें भी पार्टिकल है और यहाँ से वेव नहीं आई, यहाँ से कौन आया? पार्टिकल्स आए। जब पार्टिकल आए तो आइंस्टीन का कहना है द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, मुझे बहुत ध्यान से सुनना, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज ड्यू टू द इलास्टिक कॉलिजन। ये वर्ड सुना हुआ है इलास्टिक कॉलिजन? हाँ या ना बताएं। यस सर। लास्ट ईयर वर्क एनर्जी पावर इलास्टिक इन इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन वो था जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होती थी। आए क्या कहता है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज ड्यू टू द इलास्टिक कॉलिजन बिटवीन द फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। इलास्टिक कॉलिजन होता है, दैट्स व्हाई एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इंस्टेंटली एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो टाइम डिले और इट इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इसलिए हमारा पहला वाला जो आपका था ये एक्सप्लेन हो गया। इंस्टेंटेनियस क्यों है? क्योंकि वेव्स नहीं आ रही, कि वेव्स आती तो इलेक्ट्रॉन, जो आपके इलेक्ट्रॉन दे क्या करते? वेव को एब्जॉर्ब करते, अपनी एनर्जी बढ़ाते ना। यहाँ तो कॉलिजन है। आप जब गर्म कर रहे होंगे तो क्या होगा? वेव फॉर्म में एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन वेव को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा, जब सफिशिएंट एब्जॉर्ब हो जाएगी तब निकलेगा। यहाँ कॉलिजन है और फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों पार्टिकल हैं। कॉलिजन से मैंने क्या किया? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस डेल्टा टी जीरो, ठीक है, 0.009 बता देना। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पर। बोले बिल्कुल करेंगे। तुम लाइट किसको मानोगे? लाइट तेज कब मानोगे? भैया लाइट तेज तब मानोगे जब ज्यादा लाइट आ रही होगी। ज्यादा लाइट मतलब ज्यादा फोटोन आ रहे होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? आपकी लाइट तेज है, लाइट तेज का मतलब क्या है? लाइट तेज का मतलब ज्यादा लाइट आ रही है, और ज्यादा लाइट आ रही है का मतलब क्या है? मतलब मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर इंसिडेंट। तो कहीं ना कहीं ये बताता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा आ रहे हैं। सही है। अब ध्यान से देखो, आइंस्टीन ने कहा था यहाँ से जो फोटोन आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, कॉलिजन होता है। तो ध्यान से देखो, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से तो टकराएगा, ऐसा थोड़ी होगा एक फोटोन पहले इससे टकराया फिर बोले तू भी भाग तू भी भाग। तो अगर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और इसकी एनर्जी लेके चला गया तो ये तो था इंस्टेंटेनियस, फोटोन इलेक्ट्रॉन टकराया एनर्जी लेके भाग गया, ये इंस्टेंटेनियस था। इसी में ये भी समझ में आ जाएगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकराया, 10 आएंगे तो 10 से टकराएंगे और 10,000 आएंगे तो 10,000 से टकराएंगे। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाओगे, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट रखोगे, उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उतने ही ज्यादा आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट आएगी। तो इसलिए ये कहता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, जो आपको एक्सपेरिमेंटली मिला था कि हाँ होता है। तो ये सेकंड एक्सप्लेनेशन हो गया मैथमेटिकल। अब आदमी ने पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो समझा लिया, एनर्जी समझाओ, तब जाने। बिल्कुल समझाएंगे, क्यों नहीं समझा सकते। जरा ध्यान से देखो, आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी काय पर डिपेंड करती है? न्यू,
फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव्स। जरा इसी इक्वेशन को देखना, तुम्हें एच कांस्टेंट नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब तुम्हें दिखेगा, ऐसा लिख देता हूं समझदारों के लिए, ई के काय के प्रोपोर्शनेट है न्यू माइनस न्यू नॉट के। न्यू नॉट भी कांस्टेंट है, तो मतलब न्यू जितना बढ़ाते जाओगे काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बढ़ती जाएगी। इस बात को ऐसे लिख देता हूं, आप चूंकि एच कांस्टेंट था तो मैंने कहा ई के प्रोपोर्शनेट न्यू माइनस न्यू नॉट। आप इस न्यू को जितना बढ़ाएंगे, जितना बड़ा करते जाओगे डिफरेंस उतना ही बढ़ेगा, उतना ही आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सो दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन फॉर द थर्ड पॉइंट और द थर्ड लॉ, या आप कह सकते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। यही एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थे कि आपके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव्स। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, जो मैं सामने मैथमेटिकली प्रूव कर रहा हूं प्रोपोर्शनेट में, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब एक लास्ट कहानी और बची, बताओ क्या बची लास्ट कहानी? लास्ट कहानी ये बची, बोले सर ये डेफिनेट बिलो वाला कहाँ से लाओगे? क्या सबका ध्यान इधर बोर्ड पर है? मुझे बताएं फुर्ती से। यस सर। बस एक ही बेचारा यस सर, बाकी को क्या हो गया? Yes, sir. अच्छा, बाकी और सो आ रहे हैं क्या? एक आध मुझे लग रहा है मोबाइल रख के खाना खाने नहीं भग गया, बोले जब तक ये बोल रहे हैं तब तक मैं खाना खाए आता हूँ, है ठीक है। अब बोर्ड पे ध्यान से यहाँ देखें, मैंने कहा अगर ये डेफिनेट मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला मामला कह रहा है, फ्रीक्वेंसी कम से कम इससे ज्यादा होनी चाहिए न्यू नॉट से। आओ मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ, मैथमेटिकल लॉजिक है इसलिए ध्यान से देखना, इसलिए कहा अलर्ट हो जाना। जिनको नींद आ रही हो अपनी खोपड़ी में दो चाटे लगाए ऐसे खट खट करके। ध्यान देकर मैं माने चलता हूँ आपका न्यू लेस देन न्यू नॉट है। न्यू लेस देन न्यू नॉट का मतलब समझ में आ रहा है? मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से छोटी फ्रीक्वेंसी लाता हूँ, ये अपने को पता है, एक्सपेरिमेंटल कुछ नहीं होने वाला। तो मैथमेटिकल आइंस्टीन से पूछो, आइंस्टीन कैसे बताएगा? लेनॉर्ड तो बता देगा मुझे एक्सपेरिमेंट में नहीं मिला, आइंस्टीन कैसे बताएगा? तो ध्यान से देखो, अगर आपने न्यू लेस देन न्यू नॉट लिया, क्या ये सेंटेंस साफ लिखा नजर आ रहा है? तो जरा ध्यान से देखो, आपका टर्म न्यू माइनस न्यू नॉट नेगेटिव है। बिल्कुल बढ़िया, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। और तुम्हें खूब पता है अच्छे से, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट 10, 20, 50 जूल हो सकती है, 0 हो सकती है, खड़ा हो गया। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव का मतलब क्या होगा? तो डिक्रीज हो जाएगी। है, बोलो कोई ऑप्शन तुम्हें समझ में आ रहा होगा? काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 0 हो सकती है, खड़े हो गए एनर्जी 0 हो गई, कम नहीं हो सकती। तो आपको याद रखेगा, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इवन लेस देन न्यू नॉट है तो फिर न्यू माइनस न्यू नॉट विल बी नेगेटिव, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसी होगी? नेगेटिव। अभी इस बात को थोड़ा सिंपल ऐसा समझते हैं, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव थी, प्लस 10 जूल भागता चला गया था। काइनेटिक एनर्जी 0 थी, मेटल की सरफेस पे खड़ा था, केवल झांक रहा था, बाहर का क्या माहौल है। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव मतलब चुपचाप अंदर घुसा रहेगा, बोले मैं नहीं जा रहा बाहर, परेशान मत करो। इसलिए तुम्हारा ध्यान जाएगा कि अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन पॉसिबल ही नहीं होगा, और अगर पॉसिबल नहीं होगा मतलब यही न्यू नॉट क्या है? यह है एक पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए चाहिए। इससे नीचे जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। क्या आप ये एक्सप्लेनेशन आपको कंप्लीट समझ में आ जाते हैं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। और किसी को नहीं आया हो तो फुर्ती से पूछ लो। मैं एक बार पार्टिसिपेंट्स को देख के चारों नाम पूछ लेता हूँ। स्नेहा दीक्षित, तुम बताओ क्या समझ में आ गया? नहीं आए? यस सर, आ गया। चलो ठीक है। श्वेता सिकरवार, आ गया सर। पक्का? ठीक है चलो। Yes, sir. और कौन बचा ऊपर? रितेश तोमर, ठीक, यस सर आ गया, वेरी गुड। और नैन्सी, यस सर, आ गया। ठीक है। और खुशी, ठीक।
तो आप बाकियों से पूछने की जरूरत तो नहीं है। और नीचे बेचारे यार ट्यूब ही वाले रह जाते हैं, वो दिखते ही नहीं। ओके, नीचे है तनु बघेल। तनु तुम बताओ। सर ठीक है, तो एक काम करेंगे, ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई है। बहुत ज़्यादा हो तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें मुझे से, फिर हम यहीं विराम देंगे। लगभग हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म है। अगले टर्न में हम कुछ छोटी छोटी चर्चाएं से रिलेटेड करके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और तब तक एक शीट आपको देने की कोशिश करेंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको एक सबसे फेमस क्वेश्चन जो आपके यहाँ आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन प्रूव करें, या आप प्रूव कर ले जाएंगे, उसमें कोई दम नहीं है। ये वीडियो बंद कर।